स्वागत है आप सबका। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन रहने वाला है इन्वायरमेंटल लॉस का। देखिए, इन्वायरमेंटल लॉस की खासियत है कि वहाँ पर अमेंडमेंट होते रहते हैं। मतलब अगर आपने कोई पहले का 2015-16 का पढ़ा हुआ है और अमेंडमेंट आ चुका है तो वो आपके लिए दिक्कत कर जाएगा। इसलिए हम इन्वायरमेंटल लॉस देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ, और अपडेटेड देखेंगे। सबसे पहले हम जाएंगे कोस्टल रेगुलेशन एक्ट 2019 का, जो 18 जनवरी 2019 को आया था। बहुत ही सिंपल वे में देखेंगे क्या है इसमें, क्या नहीं है। तो उससे पहले टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करिए। बहुत सारे एमसीक्यूज वहाँ पर पड़े हुए हैं। जो लगा चुके हैं आप उनको दोबारा लगाइए, उससे आपका रिवीजन होगा। कम से कम हमने डेली 10 क्वेश्चंस डाले हैं 1-2 महीने तक, तो बहुत बड़ा रिजर्वायर है वो, उसका यूटिलाइजेशन करिए। चलिए बात करते हैं। तो देखिए, 1991 में इसे CRZ कहेंगे, कोस्टल रेगुलेशन जोन इसका एब्रीविएशन है, नाम है। 1991 में इसका पहला नोटिफिकेशन आता है, 2011 में पहला आता है। और अभी जो हम बात करने जा रहे हैं वो आपने अगर पीछे देख लिया होगा तो आपको पता लगा होगा कि ये 2019 का है, यानी कि ये अमेंडमेंट आया है। तो इसको इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के सेक्शन 3 के अंडर लाया गया है। किन किन पर एप्लीकेबल है? तो देखिए, ज्वार और भाटा आपने पढ़ा होगा, ये कोस्ट है। और अगर आप इस डायग्राम को देखेंगे तो यहाँ पे आपको पता लगेगा कि ये हाई टाइड है और ये लो टाइड है। तो हाई टाइड यानी कि ज्वार, और लो टाइड यानी कि भाटा। तो इन दोनों में आपको पता होगा क्या डिफरेंस होता है। हाई टाइड आती है तो दूर तक आती है, लो टाइड थोड़ा सा पहले ही रुक जाती है। तो ये जो है इनके बीच का जो डिस्टेंस है यहाँ पे बताया गया है। किसी भी रिवर, सी, क्रीक, बैक वाटर में जो हाई टाइड का एरिया है उसके 500 मीटर तक का एरिया क्या होगा? कोस्टल जोन होगा। और जो हमारा लैंड है लो टाइड और हाई टाइड के बीच, वो भी कोस्टल जोन में आएगा। अब चेंज क्या आया है? चेंज ये आया है कि ये कोस्टल जोन जो है उसको इन्होंने 1A और 2A में बांट रखा है। तो 1A सबसे ज़्यादा सेंसिटिव, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये ब्लू में जो हाईलाइटेड है सिर्फ आपको इतना देखना है। तो CRZ जो है कोस्टल रेगुलेशन जोन है। जोन 4 हिस्सों में है। पहला हिस्सा हम पढ़ रहे हैं, पहले को भी ए में बांट दिया है, 1A। 1A में आता है मैनग्रोव, उसके बाद आता है कोरल रीफ, नेशनल पार्क, सेंचुरीज, रिजर्व फॉरेस्ट, सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें, चाहे कोई हेरिटेज साइट हो, आर्कियोलॉजिकल साइट हो, ये सब आते हैं। और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसकी रक्षा भी सबसे ज़्यादा होती होगी। लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कौन? तो कुछ चीज़ों को परमिट किया गया है एक्सेप्शंस के साथ, मतलब कोई एक्टिविटी नहीं कर सकते। लेकिन इको टूरिज्म को यहाँ पर अपडेट किया गया है, इको टूरिज्म कर सकते हैं यहाँ पर। तो दूसरी बात क्या है, जो मैनग्रूव है वहाँ पे कोई बहुत इंपॉर्टेंट पाइपलाइन बिछानी है, लाइटिंग करनी है वहाँ के डेवलपमेंट के लिए, तो वो यहाँ पर किया जा सकता है। यानी कि मैनग्रूव के रख रखाव में जो वर्कर्स जाते हैं, ऑफिसर जाते हैं, उनको जितना चाहिए वो, ये लोगों के लिए पाइपलाइन नहीं बिछाई जा रही है। रोड्स तब बिछाई जाएंगी जैसे कि मान लीजिए बांग्लादेश बॉर्डर पे है मैनग्रोव, वहां पे कल को बांग्लादेश के साथ टेंशन हो जाए तो डिफेंस के पर्सपेक्टिव से काम हो सकता है, इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। अब 1A है तो 1B क्या है? तो 1B है इंटर टाइडल जोन। इंटर टाइडल मतलब क्या? जो लो और हाई टाइड के बीच का एरिया है वो है इंटर टाइडल। तो देखिए, एक जो बिल्कुल यहाँ पर एरिया पड़ता है वो सेंचुरीज है, वाइल्ड लाइफ है, कुछ है, उनका हो गया 1A में। और ये जो 1B है ये बीच के एरिया की बात करेगा। तो बीच के एरिया में क्या हो सकता है? रेगुलेटेड एक्टिविटीज इन्होंने बोला है कुछ कुछ आप कर सकते हैं। पोर्ट्स, हार्बर की कुछ कुछ फैसिलिटीज कर सकते हैं। डिफेंस को वैसे भी नहीं रोका जा सकता, आपको पता ही है। अगर सॉइल इरोजन को रोकने के लिए कोई डिवाइस या कोई एप्लीकेशन किया जा रहा है वो हो सकता है। आप सैंड बार्स लगा सकते हैं, क्योंकि वहां पर जो सैंड होती है, मिट्टी होती है, वो धंस जाती है, और वो रेगुलेट करने के लिए सैंड बार लगाया जाता है। प्लस आप नॉन कन्वेंशनल पावर, सोलर पावर का पैनल लगाना है। डिसैलिनेशन प्लांट जैसे इसराइल में है, खारे पानी को वो साफ कर देते हैं, या रेडार सिस्टम है। तो ये चीजें आप 1B में कर सकते हैं। इन एक्शंस को ध्यान में रखिएगा, ये आगे भी काम आने वाले हैं। अब आते हैं कोस्टल रेगुलेशन जोन 2 पर। तो 2 कौन सा एरिया है? वो डेवलप्ड लैंड, जस्ट शोर के पास की डेवलप्ड लैंड जिस पर की कुछ कुछ काम हुआ है, यानी कि वो अभी टोटली अर्बन में नहीं आया है, वहाँ लोग रहते हैं नहीं, बिल्कुल भी नहीं रह सकते, लेकिन वो क्या है, थोड़ा सा अर्बनाइज किया है ताकि टूरिज्म हो, वहाँ पे कुछ कुछ बना हुआ है। उसमें सारी वो एक्टिविटीज हो सकती हैं जो अभी हमने 1B में पढ़ी।
कौन सी पड़ी 1B में? यही पोर्ट हार्बर डिफेंस इरोजन, ये सोलर लगा सकते हैं, डिसैलिनेशन, ये तो हो ही सकता है, लेकिन इनके साथ टेम्पररी टूरिज्म को फैसिलिटेट करेंगे बीच, जो कि सरकार चाह रही है, और बीच रिजॉर्ट और होटल भी बनाने की बात चल रही है। ये सब हम बात कर रहे हैं कोस्टल रीजन जोन 2 की। थर्ड पर आते हैं, तो थर्ड में भी आपको डिस्टर्बेंस ज़्यादा नहीं करनी है, लेकिन अब हम बहुत दूर आ चुके हैं अपने कोस्टल एरिया से, इसमें और ज़्यादा एक्टिविटीज़ बढ़ेंगी। तो इसमें भी जो 1B की पीछे बात हो रही थी वो होगी, लेकिन अभी हम उसको और देखेंगे। अब 3 जो है उसको भी 3A और 3B में बांट दिया, ये न्यू है। 3A और 3B में पहले नहीं बांटा था। कैसे बांटा है? अगर पॉपुलेशन डेंसिटी 2161 पर स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा है तो ए, अगर उससे कम है तो यहाँ पे क्या होगा? बी में। और इसके हिसाब से इन्होंने काम को बांटा है। NDZ क्या है? नो डेवलपमेंट जोन। तो इन्होंने बोला है कि जो नो डेवलपमेंट जोन है वो 200 मीटर का होगा, और उसमें आप काम पहले नहीं कर सकते थे, लेकिन इन्होंने बोला है कि अब नो डेवलपमेंट जोन में भी आप चाहें तो काम कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, 2161 से ज़्यादा है तो 3A, कम है तो 1B। अब देखते हैं इसमें क्या क्या काम हो सकता है भाई। तो इसमें बहुत कुछ हो सकता है जो 1B में पहले हो रहा था। 1B अगर आपको याद हो, ये जो यहाँ पे हम पोर्ट हार्बर और सोलर लगा रहे थे, उसके अलावा यहाँ पे बहुत कुछ होगा। एग्रीकल्चर है, गार्डन बना लो तुम, यहाँ पे स्कूल बना सकते हो, फिशरमैन अपने घर को होम स्टे बना सकते हैं, ड्राइंग ऑफ ग्राउंड वाटर, आप पानी निकाल सकते हो ग्राउंड वाटर, जो कि पहले नहीं था, और डेवलपमेंट ऑफ एयरपोर्ट भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आपने देखा हो तो यहाँ पे अगर जो हमारा नियम है, तो यहाँ पे अगर आपने देखा होगा तो बहुत से नियम यहाँ पर क्या थे, 1B में नहीं थे, और 2B में वो नहीं थे, क्योंकि 2B थोड़ा सा कम सेफ्टी वाला हो गया, लेकिन 3rd B को इतना ज़्यादा इन्होंने इंपॉर्टेंस नहीं दी है, इसलिए 3rd B में इन्होंने एक्टिविटीज़ को बढ़ा दिया है। एयरपोर्ट तक आप बना सकते हैं, बजाय वो वेस्टलैंड या नॉन एरेबल, मतलब उपजाऊ ज़मीन नहीं होनी चाहिए। और सबसे मज़ेदार है कि लाइमस्टोन माइनिंग और नॉर्मल माइनिंग, जो कि माइनिंग जो हमारा डिपार्टमेंट है उससे अनुमति लेने के बाद की जा सकती है, CRZ 3 में। ध्यान रखिएगा, 3 की बात कर रहे हैं हम बार बार, 3A 3B दोनों की कहानी एक ही में है। अब आते हैं 4 पर, सबसे दूर आ गए हम, तो जाहिर सी बात है इसमें और भयंकर डेवलपमेंट होगा, क्योंकि इसकी सेफ्टी, और क्योंकि ये इतना ज़्यादा सेंसिटिव नहीं है, सिंपल सी बात है। तो इसको भी 4A और 4B में बांट दिया है। तो 4A का बिल्कुल एक स्पेसिफिक चीज़ है, लो टाइड लाइन जो है हमारी, भाटा जिसे कहते हैं, उसके 12 नॉटिकल माइल्स तक का एरिया 4A होगा। ठीक है, और जो उसके बाद का एरिया है वो 4B होगा। तो ये आपको बेसिक यहाँ पे पता लग गया। यहाँ पर भाई सब कुछ हो चुका है, खाली यही आपका वाटर जेट बचा था, ये भी आप सवारी कर सकते हो। अब एक और जोन इन्होंने बांटा है, क्रिटिकली वल्नरेबल कोस्टल एरिया, CVCA। CVCA में, सी में कौन है? सुंदरबन है, गल्फ ऑफ खंबात है, गल्फ ऑफ कच्छ है, भीतरकनिका है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव हैं, तो इनको क्रिटिकली वल्नरेबल कर दिया, यानी यहाँ पर और भी पाबंदियां इन्होंने लगाई हैं। इस पर हम बात कर सकते हैं, लेकिन जो 1 2 3 4 जो चारों कोस्टल जोन थे, उनमें सब में कौन कौन सी चीज़ें नहीं हो सकती, ये बहुत ध्यान रखने वाली है। देखिए, कोई भी नई इंडस्ट्री नहीं आएगी, अगर पहले से है तो अच्छी बात है। हैंडलिंग ऑफ ऑयल, हैजार्डस सब्सटेंसेस को आप वहां पर बिल्कुल भी डंप नहीं कर सकते, फिशिंग प्रोसेसिंग यूनिट नहीं बना सकते, अनट्रीटेड वेस्ट को नहीं डाल सकते, माइनिंग सैंड का नहीं कर सकते। सैंड का माइनिंग अलग है, क्योंकि सैंड का माइनिंग करेंगे तो वहाँ का जो डेमोग्राफिक है कंप्लीटली बदल जाएगा। प्लास्टिक को डिस्पोज नहीं कर सकते, और ग्राउंड वाटर का ड्रॉल नहीं कर सकते। अब अगर आपको यहाँ पे दिख रहा है ड्रॉल नहीं कर सकते, तो अभी पीछे आपने एक जगह देखा था कि ड्रॉल जो है, पानी का ड्रॉल जो है वो हो सकता है। यहाँ पे आप देखेंगे क्या लिखा है, ड्रॉल ऑफ ग्राउंड वाटर। तो ये देखिए 200 मीटर्स ऑफ हाई टाइड जो हमारा एरिया है उसमें ही हो सकता है। यही क्वेश्चन है जो बन सकते हैं और आपको डॉज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं, एक और एरिया इन्होंने बनाया है, कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्लान। ये क्या है? सॉरी, एरिया नहीं है ये कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्लान क्या है? तो इस एक्ट के बाद इन्होंने हर गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरीज के कहा कि आप अपना CZMP हमें सबमिट करो। CZMP क्यों? क्योंकि ये 2019 का है, अमेंडमेंट है, तो इसके हिसाब से बोला है फिर से बनाओ। इसमें जैसे कि इन्हें एक मैप बनाना है 1:25,000 स्केल का। इसमें जो हर स्टेट है, यूनियन टेरिटरी है, जिनके कोस्ट हैं, उनको अपना अपना एरिया डिमार्केट करना है। CRZ 1 क्या है, 2 क्या है, 3 क्या है, 4 क्या है, और आप उसमें क्या करना चाहते हो, क्या करोगे, ऐसा कुछ इनको देना है।
ध्यान रखने वाली इंपॉर्टेंट बात है कि ये 5 साल के लिए जो है क्या होगा, ये वही रहेगा। मतलब अगर सरकार और यूनियन टेरिटरीज को रिवीजन नहीं करती, मतलब वो जो बना के देंगे CZMP, वो 5 साल के लिए मान्य या वैलिड होगा। उसके अलावा इन्होंने क्या किया है, कुछ परमिसिबल एक्टिविटीज है जो कि इन्होंने करना स्टार्ट कर दिया है। टूरिज्म को बढ़ावा देना है, अल्टीमेट गवर्नमेंट का गोल यही है। एक और एक्ट पे बात करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट एक्ट पर। तो देखिए 2016 का ही बच्चों को पता है, 22 का अमेंडमेंट या अपडेशन आ चुका है, उसके लिहाज से पढ़ेंगे तो सबसे बड़ी बात है कि 1 अप्रैल 2023 को ये आया था। किस पे एप्लीकेबल है, मैन्युफैक्चरर, प्रोड्यूसर, रिफर्बिशर, डिसमेंटलर, रिसाइकलर, और जो भी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट का मैन्युफैक्चर कर रहा है, सेल कर रहा है, खरीद रहा है, ट्रांसफर करता है, परचेज कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, डिसमेंटल कर रहा है, तोड़ रहा है, सब पे ये लागू होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्यों मैं कह रहा हूं नए एक्ट को पढ़ना जरूरी है, 2016 के एक्ट में 21 टाइप्स के इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है, यानी जिन्हें ईईई कहते हैं, जबकि नए 2022 वाले में 106 कैटेगरीज हैं इनकी। यानी इन्होंने बहुत से, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट बढ़ रहा है, जो नए आए हैं उनको भी इन्होंने इसमें इंक्लूड किया है। ध्यान रखने वाली बात है कि इसमें वेस्ट बैटरीज और पैकेजिंग प्लास्टिक नहीं इंक्लूड होता है। क्यों? क्योंकि उनके अपने एक्ट पहले से हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो हमेशा से रहा है, EPR, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और इसके लिए इन्होंने बिल्कुल नई चीजें कर दी हैं। तो इन्होंने कर क्या दिया है, इन्होंने ये किया है कि समझने की कोशिश करिए, 4 लोग हैं, मैन्युफैक्चरर, प्रोड्यूसर, रिफर्बिशर और रिसाइकलर, आगे भी हम समझेंगे। इन चारों को एक ही पोर्टल पे रजिस्टर करना है, यानी कि सिर्फ रजिस्टर्ड लोग ही अब मैन्युफैक्चरर, प्रोड्यूसर, रिफर्बिशर या रिसाइकलर हो सकते हैं। और वो एक फीस जो है CPCB उस पोर्टल का उनको लेगा, उस पोर्टल पर इन्हें अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, वहीं पर इनको अनुमति मिलेगी। इनका एक ट्रैक रिकॉर्ड रहेगा एक्चुअली CPCB और गवर्नमेंट के पास। इसमें इनको एनुअल फाइल करनी होगी रिपोर्ट, और क्वार्टरली यानी हर 4 माह में, 4 मंथ में इनको अपने काम का अपडेट भी देना होगा। तो बहुत आराम से इसको समझते हैं। 5 लोगों को समझ लीजिए, मैन्युफैक्चरर, प्रोड्यूसर, रिफर्बिशर, बल्क कंज्यूमर और रिसाइकलर। मैन्युफैक्चरर और प्रोड्यूसर में क्या अंतर है, देखिए मैन्युफैक्चरर जो है वो एक ऐसी कंपनी है जो रॉ मटेरियल, यानी कि मान लीजिए एक तार है कॉपर का, तो कॉपर को किसी माइन से लाना, मान लीजिए उड़ीसा की सुकिंदा माइन से वो आ रहे हैं, तो वहां से लाने का काम मैन्युफैक्चरर का है। प्रोड्यूसर का काम क्या है, वो पुर्जे बनाना और तार बनाना। रिफर्बिशर का काम क्या है, उसकी लाइफ बढ़ा देना, यानी कि उसमें एडिशनल वैल्यूज को ऐड करना। या आपने मोबाइल में रिफर्बिश्ड मोबाइल सुने होंगे, जिनके थोड़े बहुत पार्ट खराब हो जाते हैं तो उनको ठीक करके सस्ते दाम में बेचते हैं। रिफर्बिशर का काम वही होता है, फैक्ट्री से आई हुई चीज में सुधार करना। फिर आ गए बल्क कंज्यूमर पे। बल्क मतलब आपकी बात नहीं हो रही है, जो आपके एरिया में सबसे बड़ा सप्लायर है, जो 1 लाख, 2 लाख, 50,000, 10,000, 20,000 जो भी मोबाइल खरीदता है, उसकी बात हो रही है, उसकी जिम्मेदारी है। और फिर यहाँ पर एक रिसाइकलर की भी जिम्मेदारी है, क्योंकि रिसाइकलर को उसको देना है। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है, एक ऐसी साइकिल बनाई गई है, क्योंकि पोर्टल पर ये अपडेट कर रहे हैं अपने काम को, तो मैन्युफैक्चरर ने किसको दिया ये पोर्टल पे पता है, प्रोड्यूसर ने किस रिफर्बिशर को दिया ये जानकारी पोर्टल पे है, सबने किस किस को दिया, और ये जिसको देंगे वो पहले से क्या है, वो पहले से पोर्टल पे रजिस्टर्ड है, यानी सर्टिफाइड है। यानी कोई कबाड़ी वाला आया है, उसको ये प्रोड्यूसर चाहे भी तो अब नहीं दे सकता। ये किसको दे सकता है, जो पहले से रजिस्टर्ड है। प्रोड्यूसर पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ा दी, क्योंकि देखिए यहीं पर बन रहा है डिवाइस, यहीं पर वेस्ट ज्यादा बनने की उम्मीद है, यहीं से दिक्कत स्टार्ट होगी। इनको बोला है कि तुम रिडक्शन ऑफ हैजार्डस सब्सटेंस यानी ROHS पे काम करो। इनको एक सर्टिफिकेट लेना होगा, तो इनको क्या करना होगा, पोर्टल पे बताना होगा कि हाँ मैंने ROHS पे काम किया है। दूसरी बात है, प्रोड्यूसर को बोला गया है कि तुम अवेयरनेस चलाओगे, तुम अवेयरनेस चलाओगे कि ई वेस्ट को क्या करें, कैसे करें, पब्लिक में ये बात बताओगे। और प्रोड्यूसर से बोला है कि तुम एक सर्टिफिकेट खरीदोगे, किससे, रिसाइकलर से। यानी ये जो प्रोडक्ट यहाँ बना है, जब तक ये रिसाइकलर रिसाइकिल नहीं कर देता है अच्छे से, तब तक प्रोड्यूसर के माथे में दर्द रहेगा। तो इनको दिक्कत का सामना फेस करना पड़ेगा, इनकी जिम्मेदारी होगी अगर रिसाइकलर अच्छे से रिसाइकिल नहीं करता है। तो एक चैन बनाने की कोशिश की गई है, रिस्पॉन्सिबिलिटी विथ चेन करने की कोशिश की गई है।
अब हर आदमी एक दूसरे को देख सकता है कि ये कहाँ से बना कहाँ तक गया। तो एक रिसाइकिल करने की जो मुहिम है उसको बहुत अच्छा करने की कोशिश की गई है। इस सर्टिफिकेट प्रोड्यूसर को खरीदना है किससे? रिसाइकलर से, जब लास्ट में ये काम बन जाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसमें बनाया गया है जैसे 2023-24 में था कि 60% तक अपने प्रोडक्ट को रिसाइकिल करवाओ, प्रोड्यूसर से बोला। फिर 24-25 में बोला कि 70% तक करो। ऐसे सरकार हर साल इसको बढ़ा रही है और फाइनेंशियल ईयर 27-28 तक 80% अपने काम को इनको रिसाइकिल कर लेना है। किसको? प्रोड्यूसर को। स्टोरेज करना है तो स्टोरेज आप 181 डे से ज़्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि फिर ई वेस्ट में लीचिंग होने लगता है और वो फिर हैजार्डस हो जाता है। तो इसका एक रिकॉर्ड बनाना है, किसको बेचा, कब ट्रांसफ़र किया, कौन सी गाड़ी थी, सब कुछ यहाँ पर लाने की कोशिश की गई है। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ क्या चार्जेस लगाए हैं। अगर पहली बार कोई रिसाइकलर रजिस्टर कर रहा है तो 15,000 रुपये देना है। रीन्यूएबल का एक चार्ज है, रीन्यूएबल करना पड़ेगा। सीपीसीबी ये पोर्टल जो बना रहा है उसके लिए चार्जेस भी इनसे ले रहा है। तो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा डिटेल में हमने बात की है। अगर आपको अच्छा लगता है सेशन तो लाइक करिए और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए।